सपने सच होते हैं जब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं कि क्या धूप है क्या बारिश, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो फरीदाबाद की आधी रात को सड़कों पर निकलता था और अगले दिन मुंबई पहुंच जाता था। डायरेक्टर को यह पता नहीं होता था कि यह शख्स कहाँ से आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सोहित विजय सोनी की। सोहित विजय सोनी एक टीवी सीरियल एक्टर है। अगर आपने भाभी जी है घर पर और तेनालीराम देखा होगा तो तेनालीराम में वो धनी मनी के कैरेक्टर में दिखाई दिए होंगे। तो हम इस खास बातचीत में सोहित विजय सोनी से बात करेंगे कि उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे उन्हें सीरियल में काम मिला और सीरियल में कैसे शूट होता है और तमाम चीज़ें जो सीरियल से जुड़ी होती हैं इस खास इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे। तो चलिए इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सोहित, बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सोहित, सबसे पहला सवाल, तकरीबन 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, आप सीरियल की दुनिया में 10 साल दे दिया अपना, कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो मतलब मैं इसको आसान भी नहीं कह सकता हूँ और कठिन भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सफ़र है, कभी आसान लगता है और कभी कभी कठिन भी हो जाता है। सफ़र में तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तो अच्छा सफ़र कह सकता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कठिन भी बोला और अच्छा, क्योंकि अभी अच्छा चल रहा है। अभी आपके साथ बैठा हूँ तो इससे अच्छा सफ़र और क्या हो सकता है। तो बहुत बेहतर सफ़र जो कहूँगा तो तेनालीरामा से शुरुआत की थी मैंने, एक अच्छे सफ़र की। उससे पहले भाभी जी घर पर है मैं ज्वाइन कर चुका था। तो कुल मिला के कई सारे शोज किए हैं, तो खट्टा मीठा सफ़र रहा है मेरा। तो भाभी जी के बारे में कुछ बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने नहीं तो काम किया मतलब है। भाभी जी जो मेरी नहीं या आपकी भाभी, सीरियल की सीरियल बात वाली कर भाभी जी की बात कर रहा हूँ। रहे सीरियल वाली भाभी जी, सीरियल वाली भाभी जी, मतलब हाँ, भाभी जी घर पर हैं शो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो भाभी जी पॉपुलर हैं। भाभी जी घर पर हैं शो बहुत ही पॉपुलर है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ शो का। और कई सालों से उनके साथ में, कम से कम 7-8 साल से उनके साथ कनेक्टेड हूँ उस टीम में। बहुत अच्छा शो है और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। एक्टर जितने भी हैं सब सपोर्टिव हैं, इवन डायरेक्टर सर और राइटर सर सब। और मुझे 2016 में उसमें एंट्री मिल गई थी और तब से मैं अभी तक उनसे कनेक्टेड हूँ और बहुत मज़ेदार शो है। 10 साल हो गए, 10 साल में कई बार रिजेक्शन भी मिला होगा। बिल्कुल। रिजेक्शन को कैसे लेते हैं आप? जैसे रिजेक्शन होता है वैसे ही ले लेते नहीं हैं। होता नहीं कि मना हो जाता है तो ले लिए। फिर होता नहीं कि रिजेक्ट किसी उम्मीद से गए हम और जो सोचा था वो हुआ नहीं। हाँ, जैसे कई बार कोई कॉल आती है हाँ। कि आप ऑडिशन के लिए आ जाओ, आपका लुक टेस्ट करेंगे। तो हम घर से एकदम से रूम से कपड़े वपड़े पहन के सब चीजें जैसे भी हालत में हैं उस टाइम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और माइंड में आ जाता है कि चलो अगर इसमें कॉल आया सामने से तो कुछ बात बनने वाली है। तो पहले गए और जाते ही उन्होंने लुक टेस्ट ले लिया, सब कुछ हो गया और बोल दिया कि आपको बताते हैं। वो बताते हैं में जो इंतजार है ना वो खुशियों में बीतता है, क्या पता हो जाए। क्योंकि भाई सामने से फोन आया है तो है चांसेस कि हो जाएगा, लेकिन जब फोन आता है कि सर सॉरी नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो जो नेक्स्ट टाइम का वर्ड है ना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का पता नहीं है कब नेक्स्ट टाइम, तो मुश्किल होता है। कितने बार अभी रिजेक्शन झेला? अगर हम नॉर्मली ऑडिशन पे कई बार जाते थे, कोविड से पहले रेगुलर ही हमें जाना पड़ता था, तो हर बार नॉट फिट जैसे ही देखते थे नॉट फिट, तो वो सुनकर तुरंत ऐसा लगता था वापस चलते हैं। ये हर जगह शक्ल देख के मना कर देते हैं, टैलेंट देखने की कोशिश ही नहीं करते, चेहरे से ही ऐसे गेट खोलेंगे नॉट फिट। तो कई जगह जबरदस्ती भी करता था मैं कि सर एक ऑडिशन ले लो, नॉट फिट हूँ कोई बात नहीं, आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा। सो नॉट फिट का मतलब क्या है? लुक वाइज यू आर नॉट लुकिंग हैंडसम, मतलब मुझे लगता है कि कलाकार तो किसी भी रूप में जा सकता है। अगर मुझे रिच दिखाया जाए तो मैं रिच भी हो सकता हूँ, जरूरी ना रिच चेहरे से दिखेगी। रिच तो आपके माहौल से दिखेगी ना, आप गाड़ी में हो, आपके पास बंगला है। तो मैं अगर डायरेक्टर हूं तो मैं तो किसी को भी रिच दिखा दूं, बट उनके नजरिए में, उनके नजर में रिच ऐसा कि मतलब सुंदर लड़का अगर है तो वहां मैं फिट नहीं बैठूंगा, तो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वहां पर नॉट फिट करते हैं। तो इस चीज का हमें काफी बार सामना करना पड़ा है। कम से कम 500-600 ऑडिशन तो मैंने दिल्ली में ही दिया था, बट दिल्ली में मैं नॉट फिट नहीं होता था। 500-600 दिल्ली में दिया था, फरीदाबाद से दिल्ली में 500-600 ऑडिशन, सब में रात को फोन आ जाता था, अब सिलेक्ट हो गए हो, तो बड़ा हैप्पी होता था। फिर उसके बाद एक डिमांड आती थी कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है,
तो मैंने कहा बनने तो दो आर्टिस्ट हाँ। पहले। तो वो पेमेंट की डिमांड करते थे। हाँ। तो यहाँ तो मैं हमेशा सेलेक्ट होता था। हाँ। बॉम्बे गया, वहां पे भी जहां पर मेरे टैलेंट को लोगों ने देखा, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं अच्छे, उन्होंने जब देखा कि ये टैलेंटेड पर्सन है तो उनकी तरफ से जरूर कॉल आया और मेरे ऑडिशंस को आगे भेजा गया और मैं सिलेक्ट भी हुआ। लेकिन कई जगह ऐसा भी हुआ है कि जहां हम जाते हैं नहीं उनकी मैचिंग बैठती तो वो नॉट फिट बोलते हैं, और ये एक एक्टर के लिए बहुत आसान शब्द है सुनना। अच्छा, आपने आर्टिस्ट कार्ड का जिक्र किया है। हाँ। तो एक्टर बनने के लिए आर्टिस्ट कार्ड चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जब एक्टर बन जाओ तब आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत है। ओके। क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड से एक्टर नहीं बन सकते, वो क्या होता है, एक्टर थोड़ा से सा आर्टिस्ट बताइए। कार्ड बन सकते। क्योंकि मान लीजिए अभी कोई और भी बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो क्या होता है आर्टिस्ट कार्ड? वो एक सिंटा मेंबर के आप एक हिस्सा बन जाते हो कि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके पास एक आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए। अगर वहाँ की टीम वहाँ घूम रही है तो वो देख सके कि आपने उनके साथ एसोसिएशन ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो वो बात के लिए जरूरत होती है मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्टर को नहीं बनवाना चाहिए, बनवाना चाहिए, लेकिन पहले उसको एक्टर बन जाना चाहिए, फिर आर्टिस्ट कार्ड बनवाना चाहिए। ओके ओके। तो बेस्ट इंसान कौन है आपके लाइफ में? बेस्ट इंसान तो अभी तक तो ऐसा कोई मुझे मिला नहीं है कि मैं बहुत बेस्ट कह सकूं। अपने यहाँ पे सभी बेस्ट होते हैं और माँ बाप से बढ़कर तो कोई बेस्ट है ही नहीं। और जो बुरे समय पे काम आ जाए उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। कुछ भी हो, किसी के साथ अगर कुछ बुरा वक्त है, अगर उस टाइम कोई काम आ जाए तो उससे बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। तो इन 10 सालों में बुरा समय कब आया, कभी आया? काफी बार आया। जैसे अभी मैं तेनालीरामा शो मैं बॉम्बे जब 2015 में गया तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिल रहे थे, छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, तो थोड़ी सी खुशी बढ़ रही थी कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना हम चीनी डाल रहे हैं उतना मीठा हो रहा है। अब कुछ दिन बाद हमने चीनी और ज्यादा डाला और मीठा ना हो तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि टैलेंटेड होने के बाद भी आप सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हो। तो वो जो पल, क्योंकि मोहल्ले में लोगों को पता चल गया कि एक्टर बन गया, उसके बाद बड़े टीवी शोज में मुझे देखा, मैंने खुद को भी देखा कि अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी सिलेक्शन के टाइम पर जो आगे का सफर है उसमें फाइनल नहीं हो पा रहा हूँ, तो वहां तकलीफ होती थी कहीं ना कहीं कि टैलेंटेड लोग घर बैठे हैं और जो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है वो काम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुरा समय एक एक्टर के लिए वो होता है जब वो बड़ा काम करके थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक थोड़ा थोड़ा करते ज्यादा समय ले लेता है, तो ज्यादा तकलीफ वाली बात आ जाती है, तो फाइनेंशियली भी और एक्ट के मतलब अपने टैलेंट को लेके भी। सबसे पहला सीरियल कौन सा है? सबसे पहला सीरियल मैंने रंग रंगीलो बांके बिहारी किया था बॉम्बे की तरफ से, और वो बेसिकली उसमें पेमेंट मुझे नहीं मिली थी, वो कोई आध्यात्मिक चैनल था, तो पहला ब्रेक मिला था। तो मैंने कहा चलो एक अच्छा शो है, थोड़ा सा कैरेक्टर नेम भी उसमें बहुत अच्छा फनी दिया गया था, क्योंकि मुझे कॉमिक रोल हमेशा मिला है, तो उसमें मैंने लोगों को हंसाया है। तो वो पहला सीरियल था। उसके बाद बिग शो की अगर बात करें तो भाभी जी घर पर है में एंट्री हो गई, और वहां जब एंट्री हुई तो बल्ले बल्ले, फिर तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक बार मैंने किरदार किया तो दूसरी बार भी फोन आया, फिर तीसरी बार आया, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैं उनके चक्कर काट रहा था शशांक सर के टीम के यहाँ पर, भाभी जी घर पर है टीम के, तो फोन नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं फरीदाबाद आया वैसे ही फोन आ गया। अच्छा। तो मैं ये बता नहीं सकता था कि मैं फरीदाबाद हूँ, क्योंकि वो कहेंगे किसी और को बुला लेते हैं। मेरे को ब्रेक मिलना जरूरी था। बिल्कुल। तो मैं बाय एयर यहाँ से पैसे कलेक्ट करके फ्रेंड से फिर मैं बॉम्बे पहुंचा। ओके। अमाउंट मतलब उसका 4 गुना फ्लाइट में खर्च किया, उसका 1 गुना मुझे चैनल से मिलना था, यानी प्रोडक्शन हाउस से। फिर भी मैंने उसको मिस नहीं किया, मैंने कहा ये बहुत अच्छा सफर हो सकता है। तो मैं गया और उधर से मैं ऐसे ट्रेन में विदाउट टिकट के आ जाता था। और ऐसे करके मेरा 1 साल तो भाभी जी घर पर है में चलता रहा सफर। और मैंने किसी को शेयर नहीं किया कि मैं फरीदाबाद से आपका शूट करने आता हूँ। क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि अगर मैं बता दूंगा कि मैं फरीदाबाद से आता हूँ तो प्रोडक्शन, मैं कोई मेन लीड तो हूँ नहीं, या मैं कोई इनका कंटिन्यू एक्टर हूँ कि मेरा वेट करेंगे, इनके मन में ना आ पाए तो हमारी टीम रुक जाएगी, यूनिट रुक जाएगी, शूटिंग रुक जाएगी। तो मैं इस तरह से 1.5 साल, मतलब 2016 से लेके 2017 कभी कभी 2-4 दिन, जैसे एक दिन शूट के लिए गया तो 4 दिन में रुक गया, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, या कभी स्टेशन पे, या कभी मंदिर में। बट नहीं फोन आता था तो मैं वापिस आ जाता था, और जैसे ही फोन आता था मैं बाय एयर पहुंचता था। फिर वो मेरा बहुत उधार हो गया था, लंबा अच्छा खासा 28-30 हजार रुपये उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आता था मैं 800 कुछ रुपए की टिकट लेके चेयर कार गरीब रथ में। कैसे करते करते 2017 में मुझे तेनालीरामा मिल गया, मई में।
तो उस तेनालीरामा से मुझे मनी मिला, क्योंकि कैरेक्टर नेम भी मनी है और वैसे भी मनी मिला। फिर वो कर्जा मैंने 28,000 रुपए का अपने फ्रेंड को दिया, जिसने कुछ कुछ हेल्प की थी। कई लोग हैं इसमें, फ्रेंड फीमेल भी है और एक मेल भी है। तो उसके जरिए मैंने वो पैसे को उनको वापस किया, और तेनालीरामा के बाद मेरा सफर बहुत अच्छा हो गया बॉम्बे में, और मुझे लोग पहचानने लगे धनी मनी के किरदार में। और भाभी जी घर पर है मेरा सफर चलता। मैं तेनाली की शूटिंग से भी वहां पे समय देता था, भाभी जी घर पर है। कितने एक्टर स्टेशन पर सोते होंगे मुंबई के? स्टेशन पे अब मतलब मैं तो ऐसे, जैसे आपने जिक्र किया कि स्टेशन पर, हाँ मतलब मैं ज्यादा नहीं, मैं मंदिर में सो गया कई बार। मुझे लगता था स्टेशन पे कहीं चोरी चोरी ना हो जाए। एक तो पैसे वैसे ही तो नहीं एक्टर होंगे ना। मेरी नजर में कि मेरा कोई ग्रुप नहीं रहा। जैसे आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया होगा कि उनका कोई ग्रुप होता है, वो थिएटर से जाते हैं, कई फ्रेंड एक साथ रूम लेते हैं, पहले रूम लेकर फिर स्ट्रगल शुरू करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। आप यहीं से स्ट्रगल करते? मैं यहाँ फरीदाबाद से मुंबई का स्ट्रगल करता था। और ऐसा नहीं कि भाभी जी घर पर है। अगर ये इंटरव्यू देख लिया और पता चल गया तो अब पता है? हाँ मतलब अभी पता चल गया था उनको, क्योंकि वो हमेशा ही उनका प्रोडक्शन की टीम में एक बंदे थे, राहुल ढन जी, राहुल जी मैं बोलता था उनको। वो हमें बैग लेके कहाँ से आया तू? तो मैं बोलता था शूट करने गया था, सूरत से आया हूँ। तो मैं कई बार सेट पे भी रुक चुका हूँ। मैं कई सारे ऐसे सेट है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वहां पे भी रुक चुका हूँ। जैसे मान लीजिए आज शूट करने में पहुंचा फरीदाबाद से, और कल भी शूट है, तो मैं चुपचाप सेट पे रुक गया कि सुबह मॉर्निंग में आना है। जगह होती नहीं थी रुकने के लिए, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई फ्रेंड ऐसा भी नहीं। बस एक सुरेंद्र अंग्रवाल जी थे, कॉमेडियन है बहुत बड़े, अभी वो राइटर भी बन गए। वो मुझे थोड़ा सा मौका देते थे। जैसे कई बार मैं कि भैया मैं आया हूँ, तो कहते थे आ जाओ रूम पे रुक जाओ। तो उनकी वजह से 2-4 दिन और रुक जाता था, और 4-5 जगह और ऑडिशन देकर मैं फरीदाबाद आ जाता था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने नींव रखी है बॉम्बे में अपनी। इस सीरियल में काम कैसे मिलता है? सीरियल में काम, एक एक्टर जब जाता है बॉम्बे तो ऑडिशंस देता है। ऑडिशन जहाँ पे भी हो, जहाँ वो फिट बैठता है, वहां पे वो जाता है, ऑडिशन देता है। उसके बाद लुक टेस्ट होता है। अगर चैनल को उसका ऑडिशन, उसका लुक पसंद आता है, फिर देन वो आपसे कनेक्ट होते हैं। पैसे कैसे मिलते हैं सीरियल में काम करने वाले? पैसे ठीक है, पैसे पर एपिसोड या कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पर डे देते हैं, जो भी आपकी डीलिंग होती है प्रोड्यूसर्स के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ, उस हिसाब से देते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि सीरियल कैसे बनता है और बस किस तरीके से शूट होता है, थोड़ा सा सीरियल के बारे में। सीरियल ये मतलब ये कम शब्दों में तो बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो इंसान अगर वीडियो जाके देखे तभी समझ। हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि पहले राइटिंग होती है, राइटर उसको लिखता है, फिर उसको किरदार को फाइनल करते हैं कि भाई ये किरदार ये वाला करने वाले हैं प्ले रोल में। उसके बाद सेट लगता है, घर का है, पार्क का है, रोड का है, उस सेट पे अपनी टीम जाती है और उन किरदारों को बुलाया जाता है जो उस सीन के अंदर होते हैं, उनके साथ उसको शूट किया जाता है। पार्ट पार्ट में शूट होता है, फिर इसको ऐड करके, एडिटिंग करके, फिर ऑडियंस तक इसको परोसा जाता है। तो ये क्या मतलब राइटिंग जो होती है 1 साल के लिए लिख दिया जाता है कि 1 साल ये सीरियल चलेगा, क्या कि हर हफ्ते के लिए राइटिंग? नहीं, ये ताजा ताजा लिखा जाता है हमेशा। राइटर लोग टीवी सीरियल के अंदर हमेशा राइटर रोज ताजा रात को लिखता है, सुबह शूटिंग होता है। एक्टर को इतना ही मौका मिलता है कि स्क्रिप्ट देखे, याद करे और तुरंत को शूट करे। मूवी के अंदर ऐसा होता है कि पहले राइटिंग हो जाती है, उसके बाद रिहर्सल्स होती है, मीटिंग करते हैं, बहुत उस पर काम होता है। बट टीवी सीरियल में शुरू के जो 1-2 महीना होता है, उसमें लोग कोशिश करते हैं कि रिहर्सल्स हो जाए या उसके बारे में ब्रीफ हो जाए। उसके बाद रात को स्क्रिप्ट आती है। कई बार तो सेट पे एक्टर के पहुंचने के बाद स्क्रिप्ट मिलती है बनकर, तो तुरंत शूट करना होता है, तुरंत रेडी रहना पड़ता है आपको टीवी सीरियल में। तो मुंबई से आपने क्या सीखा? मुंबई से बहुत कुछ सीखा है जो मैं कम शब्दों में बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुंबई में एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मुझे लगता है पूरी इंडिया में जो सबसे अच्छा और अलग शहर है वो मुंबई है। आप कोई भी शहर चले जाओ, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्ट हो जाएगा, किसी के गांव से, किसी की गली से। मुंबई अपने आप में अलग है। तो मुंबई से मैंने एक तो पैसा कमाना सीखा है, अच्छा पैसा मुझे मुंबई से ही मिला है ना, और काम करना अच्छा सीखा है, लोगों से कनेक्शन कैसे बनाना है, लोगों को प्रेम कितना करना है, कितना प्रेम दूरी से करना है, वो सब मुंबई से सीखा है मैंने। वहाँ प्रेम दूर दूर से होता है। मतलब समझा नहीं। मतलब वहां पे लोग बगल में भी रहते हैं ना, तो आपसे बात उतना ज्यादा नहीं करेंगे। आप जैसे मैं फरीदाबाद से हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि अगर बगल में कुछ होता है, चाय बनती है, तो भी खुशबू बगल में चली जाएगी, लोग 4 पूछने आएंगे भाई चाय बनी है क्या। बॉम्बे में अगर बगल में आपने कुछ भी फंक्शन कर लिया, लेकिन जब तक
आप बुलाओगे नहीं या वो सामने से आएंगे ही नहीं, मतलब इस तरह का है वहाँ, अपने काम से काम। तो ये तो लगभग शहरों में ऐसा होता है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि गांव देहात में आज भी अपनापन है। रोज शाम को बाहर बैठते हैं, मिलते हैं, मोहल्ले में निकलते हैं, फ्लैटों में निकलते हैं, बट वहां का थोड़ा सा अलग है। वहां पे लोग अपने आप में बिजी बहुत हैं। मिमिक्री भी आप करते हैं, मैंने कई वीडियोस देखे आपके। हाँ, कर लेते हैं, जैसे स्टेज वगैरह पे मैं जब जाता हूँ तो कर देते हैं कई बार। क्योंकि मैंने कई वीडियोस में देखा कि आपने मिमिक्री काफी शानदार किया है और आप कॉमेडी भी करते हैं। हाँ, मतलब मुझे अब तक बॉम्बे में मतलब कॉमिक रोल ज्यादा मिला है, बट मेरे सीरियस रोल, अगर ऑडियंस मुझे कॉमिक में देख रही है जो ऑडियंस, वो मुझे कॉमेडियन मानती है। और जो मुझे सीरियस में देखते हैं, मतलब सीरियल ऐसा हो जिसके अंदर मैं रोने धोने वाला काम करूँ, वो मुझे कॉमेडियन नहीं मानते। उनको लगता है आप बहुत सीरियस हो, आप कॉमेडी कहाँ कर सकते हो। तो दोनों ऑडियंस मेरी बटी पड़ी है। मिमिक्री आप सभी का कर लेते हैं, आप पार्टिकुलर इनका? नहीं, मैं मिमिक्री मैं अमिताभ जी का भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मतलब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट ये स्टेज के लिए कई बार या कहीं हम जा रहे हैं तो एक एक्टर क्या करे, एक एक्टर अपने डायलॉग सुनाता है, पर मुझे लगता है थोड़ी बहुत मिमिक्री आप बीच में। तो अमित जी का ही हो जाए मिमिक्री, तो अमित जी का कर देते हैं। अरे नमस्कार दोस्तों, अरे नमस्कार, मैं हूँ सोहित और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे बड़े भाई। आप अपना चैनल का नाम थोड़ा बता दीजिए। बातचीत, और हम बातचीत कर रहे हैं आज, मतलब मैं ये हमसे बातचीत कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, हाँ, उनका भी, मतलब मैं उनका फैन हूँ। तो मतलब लोग मेरे फैन है, मैं उनका फैन हूँ उनका। मतलब मैं नेता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, मैं नेता कैमरे पे बोला है कि फैन है सोहित नहीं नरेंद्र मोदी के, तो मैं रियली फैन हूँ। मैं सच्ची बता दूं, मैं किसी नेता का फैन नहीं हूँ। वो क्या करते हूँ उनका नहीं, उनके नेचर का मैं फैन हूँ। वो बहुत, उनकी जो सोच है, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। बहुत ही अलग नेता है वो। नेता बहुत सारे लोग हैं, अटल जी भी रहे हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, है ना। बट ऐसा नहीं कि मैं नेताओं से नफरत करता हूँ। मुझे लगता है नेता हर कोई अपना अच्छा है। यहाँ मैं उनको पर्सनली पसंद करता हूँ, उनका पर्सनली। उनके तो मजाक था मेरा। मिमिक्री, हाँ, मैं मोदी जी की मिमिक्री करता हूँ। कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि मोदी जी क्षमा करेंगे, मोदी जी के लोग भी क्षमा करेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज मैं बातचीत में बड़े भाई के साथ बैठा हूं। बड़ी लंबी बातचीत हो रही है। इस बातचीत के अंदर बहुत सारी बातचीत होगी। मैं चाय भी पीऊंगा, किचन हमारा पीछे ही है, तो एक कप चाय मंगाया जाए। नमस्कार। बिल्कुल। राहुल गांधी? नहीं, मैं पसंद ही नहीं करता। ये तो अक्षय पाजी? नहीं, मतलब मेरे भाई जैसे बोल सकते हैं कि वो करते थे, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं। सोमनाथ कर्माकर जी हैं एक, तो वो, हाँ, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो भी हैं, और ऐसे बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो मिमिक्री अक्षय जी की करते हैं। तो वो जो मेरे क्लोज थे वो करते थे ना, तो मैं थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करता था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। वो थोड़े से आवाज को बढ़ा, मैं थोड़ा बेस ही भूल गया, वो बेस कैसे उठाते थे। मैं जानता हूं कि आज मैं बातचीत में हूं और मेरे साथ यहाँ पे हैं अपने बड़े भाई, और ये मुझसे बातचीत कर रहे हैं। अरे आप देखते रहोगे, लाइक भी करो भाई, ऐसा कुछ समथिंग वो बेस करते हैं गले से। मैंने मतलब अच्छा नहीं किया, मुझे पता है। मस्ती मजाक तो होता रहता है जीवन में। कभी प्यार हुआ कि नहीं, ये बताओ आप, कभी प्यार हुआ है? प्यार 2010 में हो गया था, और वो 2010 में प्यार हो 10 में प्यार हो गया था। लेकिन वो प्यार, मुझे नहीं लगता कि प्यार, मतलब कलाकार को प्यार ही नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कलाकार को कभी प्यार नहीं करना चाहिए, अगर अच्छा प्यार ना मिले तो। क्योंकि कलाकार ऑलरेडी बहुत, आपको पता है, आपने शुरू में ये बात बोली थी कितना अच्छा सफर रहा है, बुरा सफर ऊपर नीचे हमेशा होता है। तो प्यार ऐसा होना चाहिए जो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो एक लेवल पे रहना चाहिए। अच्छा सफर हो तो भी, क्योंकि कलाकार के जीवन में अच्छा सफर होता है तो प्यार करने वाले हजारों मिलेंगे, बुरा होगा तो प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। तो उस टाइम अगर ऐसा प्यार है आपके पास, बुरे समय पे अगर वो प्यार आपके लिए खड़ा है, तो वो असली प्यार है। तो ऐसा प्यार होना चाहिए, मुझे लगता है। असली नहीं था? नहीं, असली मतलब वैसे असली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपके लिए कुछ करूं और जिस टाइम जरूरत ना हो उस टाइम करूं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है, मैं आपके साथ बात भी अच्छे से कर रहा हूँ, आपके साथ बैठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मतलब सब कुछ हो रहा है, लेकिन बुरा समय आया तो मैं आपसे लड़ने लगूं, तो फिर कहीं ना कहीं वैसे ही डिस्टर्ब हो। मतलब एक ऐसा साथी होना चाहिए कि आपके साथ आपके बुरे वक्त में रहे,
नहीं आपके जब आपका हैप्पीएस्ट टाइम चल रहा उस टाइम भी आपके साथ रहे, हाँ ऐसा एक पार्टनर चाहिए जो आपको नहीं मिला शायद। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समझने वाला होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको समझ रहा है ना, उससे बड़ा प्यार तो धरती पे हो ही नहीं सकता। समझ, अगर जिसने किसी को समझ लिया ना, तो वो सबसे बड़ा प्यार है। तो उसके बाद कभी प्यार व्यार नहीं हुआ? नहीं, अभी तो उसी से नहीं निकल पा रहा हूँ, उसी से नहीं निकल पा रहा मामला। भाई साहब आप देख रहे हो 2010 में ब्रेकअप हुआ था या प्यार हुआ था? हमारे बीच में ब्रेकअप ही नहीं हुआ। मतलब मुझे लगता है कि ब्रेकअप हो जाए वो भी बहुत अच्छा यानी खेल होता है कि हो गया। 2010 का प्यार है और ब्रेकअप भी नहीं हुआ है और लगभग और प्यार भी नहीं हुआ है परफेक्ट 14 साल हो गए 14 साल हो गए और अभी लगता है डिप्रेशन में है। नहीं, डिप्रेशन में, एक एक्टर डिप्रेशन में कितना भी हो, लेकिन अपनी ऑडियंस के बीच कभी डिप्रेशन में नहीं होता। मैं तो आज भी मानता हूँ अगर मुझे काम मिलता है तो मैं अपनी ऑडियंस को उसी तो क्या बखूबी उनकी तरीके शादी से। हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। चाहते शादी हो जाए? नहीं, मैं तो चाहता था, सामने वाला नहीं चाहता था। सामने वाला चाहता था, सुबह चाहता था, शाम को नहीं चाहता था। शाम को चाहता था तो सुबह नहीं चाहता था। सुबह और सुबह शाम चाहता तो दिन में नहीं चाहता था। मूड तो स्विंग है। हाँ, ये वाला मामला रहा, साइकिल की तरह ऊपर नीचे। जैसे साइकिल का पहिए का जो पैडल होता है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा कि गाड़ी चलेगी कैसे। लास्ट टाइम बात कब हुई थी? बातचीत होती रहती है, बातचीत में कोई वो नहीं है रुकावट। मतलब मेरी तरफ से बातचीत में रुकावट नहीं आती, उनकी तरफ से आ जाती है।